चाचू क्या हुए हैं? अफसर। अफसर हुए हैं चाचू। बहुत अरे दाल भात चोखा मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, अपने आप में बहुत अद्भुत जगह है। ऐसे ऐसे हीरे देखे मैंने वहां पे, मेरी ही लॉज में जो रहते थे, वहां से हुआ। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ मैं, बचपन से ही डिस्ट्रैक्टेड रहा हूँ और चीजें। तो दोस्तों आज अभी हम लोग लखनऊ में हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी तीन यूट्यूबर्स आप लोग को देखने को मिले होंगे। यानी कि जब से यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया है या फिर रिजल्ट के पहले भी जो वीडियोज मिलते थे हम सभी लोग प्रयागराज में प्रोवाइड कराते थे। अभी हमारे इंडियन सोसाइटी वर्क, तो अभी ये भी है साथ में, और शुक्ला जी है, आशीष शुक्ला जी है यूपीपीएससी डेली न्यूज से, और अभी हम भी हैं। तो तीनों लोग सोचे कि साथ में अभी आना हुआ सर के पास, तो सोचे चलिए साथ में ही वीडियो करते हैं और जो भी जिनके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं सर से बात करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, अच्छा लगेगा आप लोग को भी देखने में और हमें भी लोग को जो है टाइम थोड़ा बच जाएगा और सर का भी टाइम बच जाएगा। तो अभी हमारे साथ पारितोष द्विवेदी सर हैं। सर का सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सर से जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, किस तरीके से रणनीति अपनाई थी अपनी, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कवर। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर हमारे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं और हम सभी लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा पहला क्वेश्चन ही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, यानी आपने बचपन से और अब तक की पढ़ाई की जर्नी कैसी रही है? सर मेरा बचपन गांव में गुजरा है। क्लास 8 तक मैंने गांव में स्टडीज करी है, मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है सारा कुछ गांव में हुआ है। फिर 9th में और 10th में मेरा जो हाई स्कूल था वो इलाहाबाद में बीबीएस इंटर कॉलेज से हुआ है। वहाँ भैया, मेरे बड़े भैया हैं, उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था, तो वो बीए करने के लिए वहां गए थे। तो मुझे भी पापा जी ने साथ में भेज दिया था कि आप भी वहां से 10th करिए अब, क्योंकि चीजें थोड़ी लेवल अप करनी थी। तो उसके बाद फिर 10th मेरा वहां से हुआ और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ मैं, बचपन से ही डिस्ट्रैक्टेड रहा हूँ और चीजें बहुत ऊपर नीचे रही हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल अभी दूंगा। फिर 12th मेरा है लखनऊ से ही, फिर हम लोग सब लखनऊ आ गए। लखनऊ से न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज है, वहां से मेरा इंटरमीडिएट हुआ है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय बीएसएनवी पीजी कॉलेज से है। फिर उसके बाद मेन कैंपस लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमएससी किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ये मेरी जर्नी रही है। तो और वर्तमान में अभी मैं वर्तमान में मैं अभी एलएलबी मैंने ज्वाइन किया था 2022 में, तो मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी। तो दोस्तों मेरा नाम आशीष शुक्ला है और अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ से सर को सबसे पहले तो अंतिम रूप से चयनित होने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर हमारा प्रश्न है आपसे कि आपने कब सोचा था कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना चाहिए और कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था सिविल सर्विस तैयारी में आने से लेकर अंतिम रूप से चयनित होने तक में? सर मैंने बचपन में एक ऐसा रहता है कि फेज, हम किसी को देखते हैं, हम समझते हैं कि हाँ ये कोई ऐसी प्रेस्टिजियस जगह है जहाँ पे लोगों को बहुत सम्मान आदर मिलता है, और वही कहानी होती है सबकी कि किसी ने डीएम को देखा, किसी ने एसडीएम को देखा अपने स्कूल में। ऐसा ही कुछ मेरा भी था। एक दो स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते रहते थे, लोग आते रहते थे, देखते थे, पर कभी लगा नहीं कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये सब चीजें मेरे बस की है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट जैसे बताया नहीं था। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि 10th में जब मैं बीबीएस इंटर कॉलेज इलाहाबाद में था, तो प्री बोर्ड्स चल रहे थे। प्री बोर्ड्स में मुझे याद है कि सेकंड पेपर मैथमेटिक्स का हम लोग प्री बोर्ड लिख रहे थे। मुझे इस पेपर में कुछ नहीं आ रहा था, मतलब नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मैंने क्या किया कि मैंने उस पेपर को सबमिट ही नहीं किया, मतलब सबमिट नहीं किया, मतलब पेपर में अपने साथ लेके बाहर आ गया। मींस कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, वो कॉपी में अपने साथ जैसे तैसे करके बाहर लेके आ गया और मैंने इसको नाले में फेंक दिया। मतलब आप वही है कि उतना अच्छा कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, चीजें बहुत ऊपर अप्स एंड डाउन्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने देखा जाए तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसमें फुल फ्लेजेड हमें आना चाहिए। पर उसके पहले मैंने सीडीएस के लिए प्रिपेयर करा। पहले सीडीएस के मैंने यूपीएससी सीडीएस का मैंने रिटन एग्जाम दिया, क्रैक करा। उसके बाद फिर मैंने एसएसबीज दी हैं इलाहाबाद में, पर फाइनली मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट में मेरा नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेडली ट्राई करना शुरू किया। अच्छा सर, अब पीजी आपका कब हुआ था? पीजी मेरा 2016 में हुआ था जी।
नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंजीत यादव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क के नाम से है, तो सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर हमारा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका यूपी पीसीएस में कितने अटेम्प्ट रहा, कितने प्री और कितने मेंस रहा, और इसके साथ साथ क्या यूपीएससी के भी आप एग्जाम देते थे? जी, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया 16 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, तो 17 से मैंने प्रीलिम्स देने शुरू कर दिए थे। पर मुझे मैं उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया कि बस मैं प्रीलिम्स दे रहा था, पर वो फोकस प्रीलिम्स नहीं थे। 19 में मैंने पहली बार अच्छे से प्रिपेयर करके दिया, 20 में दिया, फिर 21, अगर ऐसे काउंट किया जाए तो मेरा 21 में मेरा प्रीलिम्स पहला निकला था, 21 का मैंने मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं था कुछ मार्क्स से, और 22 में मेरा फिर से जो दूसरा इंटरव्यू था इसमें मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ। सर अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आप प्रयागराज के बारे में कुछ चीजें बोल रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जब आप प्रयागराज में थे तो किस तरीके का माहौल प्रयागराज में रहता था? सर प्रयागराज एक अपने आप में बहुत अद्भुत जगह है। ऐसे ऐसे हीरे देखे मैंने वहां पे, मेरी ही लॉज में जो रहते थे, वो उनका कठिन परिश्रम मैंने खुद भी देखा है, फील किया है। जैसे मेरे एक दो सीनियर्स है, भैया के सीनियर्स, तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत छोटा था वहां पे, मैं उस पूरे लॉज में सबसे छोटा बच्चा था, तो सब मुझे बहुत अपना छोटा भाई मानते थे। उसमें बलराम भैया थे और एक शर्मा जी नीचे रहते थे। उन सब लोगों को मैंने देखा कि वो लोग कैसे अपना टाइम, खाना बनाना, सब कुछ करना, सारी चीजें मैनेज करना, और उसके बाद भी फिर 8 घंटे 10 घंटे प्रिपरेशन करना उसी एक छोटे से रूम में रह के, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहे थे मेरे लिए। खैर उस टाइम पे मैं उतना सीरियस नहीं था इन सब चीजों को लेकर के, पर हाँ बैक ऑफ द माइंड वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है। बेसिकली 2 साल मैंने वो जर्नीज देखी थी, काफी लोगों की जर्नीज देखी थी, तो और बहुत सारे, फिर उसके बाद हुआ ये कि पॉजिटिव ये रहा कि वो सब लोग सेलेक्ट हुए बाद में। अभी आबकारी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं बलराम भैया, और शायद नायब तहसीलदार है वो हमारे शर्मा जी। तो वो सारी चीजें बहुत ही एक मोटिवेशन का काम करती है, फिर आपको कहीं मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपने खुद किसी का देखा हो कि किसी ने 8-10 साल अपना डेडिकेटेडली दिया हो, फिर आप वहां देख रहे हो उसको, तो वो माहौल बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चीज आ गई कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर करता है तो करता कैसे है। वो चीज मुझे वहां उन 2 सालों में 9th और 10th में मुझे पता चल गया था, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा रहा मेरे लिए, वो सुखद रहा वो एक्सपीरियंस इलाहाबाद का। बाकी वहां मस्ती भी मैंने बहुत करी है। और वहां के डीवीसी के बारे में कुछ बताइए। दाल भात चोखा। अरे दाल भात चोखा मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है। मैं बताना चाहूंगा कि भैया की क्लासेस सुबह होती थी, तो और मेरी क्लासेस 12 बजे शुरू होती थी स्कूल की, तो सुबह का काम मेरा रहता था। मैं सुबह कुकर में दाल और लोटे में चावल, और उसके ऊपर कटोरी रख के बगल में 2 आलू और 2 टमाटर रख के पका देते थे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता था कि दाल बह के जो चावल के ऊपर आ जाती थी? अरे आप ये कहिए कि चावल निकल के दाल में चला जाता था, तो फिर हम मान लेते थे कि खिचड़ी बन चुकी है, अब आप इसको निकालिए और आराम से सब मिक्स करके सब कुछ खा लीजिए। तो ये सिस्टम वहां पे था, और सब लोग यही करते थे, जितने भी मेरे सीनियर्स थे और जितने भी लोग थे, सब यही प्रोसेस रहता था सबका। तो वही डीवीसी जो आपने कहा बहुत फेमस था। तो मैं सुबह खाना बना के खा के जाता था, 12 बजे से मेरे स्कूल होते थे, भैया 2 बजे आते थे, तो उनके लिए मैं रख के चला जाता था। शाम को फिर क्या करते थे कि बर्तन मांज के मैं सब्जी वगैरह काट के सब कुछ कर देता था, भैया तड़का लगा देते थे और भैया रोटी बेल देते थे, मैं सेक देता था। तो ये हमारा सब काम का डिवीजन रहता था। अच्छा, शायद हमारे ख्याल से जहां तक जो लड़के अभी बाहर रह के तैयारी करते होंगे, उन लोग का सभी का यही प्रोसेस रहता होगा कि मॉर्निंग में अपना दाल भात चोखा बनाते हैं, जी, और शाम को ही सब्जी रोटी खाने को मिलती है। बिल्कुल इलाहाबाद में तो ये बिल्कुल जरूर है। हर जगह जहां तक हमने देखा, अभी हम अयोध्या भी रहे हैं या फिर बहराइच भी रहे, तो वहां भी हमने देखा यही प्रोसेस रहता है। आपका कुछ सर जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑप्शनल था वो कौन सा था और माध्यम कौन सा था? मेरा पूरा हिंदी मीडियम रहा है, वो हिंदी, एसए और जीएस के चारों पेपर और ऑप्शनल सब मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, भूगोल। तो वो मेरा एक्चुअली मैंने पहले प्रिपेयर किया था केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, मैं जिसके लिए 4-6 महीने दिल्ली भी गया था ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए। पर जब मैं वापस आया प्रिपेयर करके, मुझे डेंगू हो गया था एक्चुअली, तो मुझे जल्दी वापस आना पड़ गया, तो मैं वहां 4-6 महीने रुक के फिर वापस आ गया। तो उसके बाद हुआ ये कि मुझे ये देखना था कि क्या केमिस्ट्री मुझे कर रही है, हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि काफी इसमें रटने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा मुझे। रिएक्शंस और मैकेनिज्म में आप अगर उसको एज इट इज रट के वहां जाके प्रोड्यूस नहीं करते हो, तो फिर वो फायदा है नहीं, मार्क्स उतने मिलेंगे नहीं।
तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी को अच्छा एक सब्जेक्ट की तरह फील किया उसको। तो उसका जो फिजिकल वाला पोर्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के लॉज, हर चीज वहां पे है। तो वो समझने में बड़ी आसान थी और लिखने में बहुत मजा आता था उसको। तो फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन को चूज किया। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या चेंजेस किया, क्योंकि आपने पीसीएस 2021 का इंटरव्यू भी दिया है, जी। तो 21 से 22 में आपने क्या ऐसा परिवर्तन किया था कि आपको लगता है, क्योंकि अभी मार्कशीट तो आई नहीं है, जी। आ जाएगी जल्दी, तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ होगा कि 21 में चयन नहीं हुआ और 22 में चयनित हो गए आप अंतिम रूप से? जी, मुझे ये लगता है कि जो यूपी स्पेशल का पोर्शन था, जहां तक मुझे लगता है कि उस टाइम पे यूपी स्पेशल बहुत ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। 21 में जब मैंने मेंस दिया था, तो जितना हो पाया था, जैसे एक बुकलेट आती है जीएस वर्ल्ड की और ध्येय की, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहती है, तो उसको बस पढ़ के मैंने लिखा था, आंसर्स लिखे थे। तो हुआ ये था कि बहुत अच्छे आंसर्स निकल के आ नहीं पाए थे। जबकि इस बार मैंने राकेश सरस्वती सर की बुक आती है, येलो कलर की आती थी जब मैंने ली थी, तो वो उससे मैंने बहुत एक अच्छे क्रिस्प अपने टैब में मैंने नोट्स बना लिए थे उसके 100 पेज के। वो 200-300 पेज की है। मैंने बस अपने हैंड रिटन में हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, है ना, पॉलिटी का अलग, यूपी की जितनी चीजें हैं सबकी अलग अलग मैंने नोट्स बना लिए। तो उसने मुझे पेपर में एग्जैक्ट आंसर्स, मतलब आप समझ रहे हैं कि यूपी के क्वेश्चंस और यूपी के एग्जैक्ट आंसर्स आप अगर लिखते हो तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो कॉपी चेकर होता है। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन, उसमें शायद पूर्वांचल का डांस फॉर्म पूछा था या कुछ फॉर्म पूछा था, तो उसमें मैंने जो 3 है पूर्वांचल के, वो मैंने केवल वही 3 लिखे थे। जबकि मैं जब बाहर आया तो लोगों से डिस्कशन हो रहा था, तो सब बुंदेलखंड का भी बता रहे हैं, ब्रज का भी बता रहे हैं, है ना, अवध का भी बता रहे हैं। तो वो मुझे ये लगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक अलग परफॉर्म करा है। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट कर दिया, परफॉर्म थोड़ा सा वहां अलग हो गया। बाकी फिर मैंने एथिक्स में थोड़ा काम किया। एथिक्स में मैं 21 में मैंने एग्जाम्पल्स थोड़े मैं कम डाल पाया था, तो उसमें वहां पे मैंने काम किया। बाकी आंसर राइटिंग तो ऑब्वियसली बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब से मेंस के लिए जब से क्वालिफाई, या मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स जब से खत्म हुआ, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। डेली में कम से कम 10 क्वेश्चन लिखता हूँ। और मेक आईएएस का मैंने वो लिया था, टेस्ट लिया था, वो मैं आराम से लिखता था। और बाकी जो है, जैसे कहा जाए कि अपने यूपीएससी हिंदी चैनल है, उनके भी फ्री टेस्ट मुझे मिलते रहते थे। उन्होंने, सर ने, जो गौरव सर है और रमन सर है, उन्होंने एक अच्छा सा वो बनाया था, ग्रुप बना दिया था हम 10 लोगों का, जिसमें भदौरिया सर, अवध भान भदौरिया जी हैं जो डीएसपी हुए शायद इस बार, वो भी थे। और ऐसे करके 10 लोग हम लोग थे। तो उसमें वो क्या करते थे कि ध्रुव बैच की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब हमें फ्री में प्रोवाइड करते थे। उनको जो पोटेंशियल लगा हमारे अंदर कि आप कर सकते हो, तो आपको फ्री में चीजें अवेलेबल कराई जाती थी। और वो हमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा गाइड भी करते रहते थे। तो वो हमारे लिए एक अच्छा उनका मोटिवेशन रहा है। सर, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अंतिम जो है कि 30 दिन 14 मई को अगले एग्जाम में प्री यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। जी। तो आई होप कि इस बार आप भी भरे होंगे सर एसडीएम बनने के लिए। बिल्कुल। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अंतिम इस 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए? आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं? जी, प्रीलिम्स अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो भीड़ है, जो हम कहते हैं कि जो 4-5 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें आपको निखर के आना पड़ेगा 4-5 हजार में। सीट्स उतनी ज्यादा रहती नहीं है, तो इस वजह से आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली है क्या कि जो फोकस एरियाज है, जैसे आप हिस्ट्री की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की कर लीजिए, पॉलिटी की कर लीजिए, है ना, करंट अफेयर कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, तो आपको उसमें बहुत ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं सबसे ज्यादा जो वेटेज देना चाहूंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना चाहूंगा। कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसमें आप एग्जैक्ट आंसर्स आपको याद रहते हैं, कि अगर वो क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर दीजिए और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक कर रहे हैं अगर क्वेश्चंस को, तो मुझे लगता है कि वहां पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। बेसिकली क्या हुआ कि मैंने जो मेरी पहले की, जिसमें मैंने बताया कि मैंने प्रीलिम्स पहले भी दिए, वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस की, मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स से मैं आउट नहीं हुआ, 2-4 मार्क्स से ही आउट हुआ था। पर जो वो 2-4 मार्क्स थे वो कहां से ऐड हो, तो मैंने एक चीज, जैसे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक चैनल है ज्ञान सर का, उन्होंने लिस्टिंग की पूरी वीडियोस बना रखी है, लिस्टिंग और कंपाइलेशन। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वो लिस्टिंग और कंपाइलेशन, खास करके ज्योग्राफी का और करंट अफेयर जो उनके आते हैं, आप उनकी करंट अफेयर मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का और साइंस एंड टेक का करंट कंपाइलेशन और लिस्टिंग जो है, वो अगर आप करते हैं, मुझे लगता है कि वो आपका एक भी फैक्चुअल क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा। उन्होंने 100 पेज के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट की लिस्टिंग और कंपाइलेशन दे दी है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या कोई और किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप एट दी एंड आप सारे फैक्ट, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं कि आप पूरी बुक पलट के देखें। उसमें ये होता है कि आप जो बेसिक चीजें हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो आप भूल जाते हो या आपको पता है कि एग्जाम में आएगा पर मुझे याद नहीं रहती है, तो आप वो अगर
ऐसे स्क्रॉल करते हुए टैबलेट पे या लैपटॉप पे या फोन पे अगर आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे और एक बार, दो बार, तीन बार प्रीलिम्स आते आते तक 1, 2, 3, 4 बार देख लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगी। और आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा कि हाँ इन चारों में ये वाला आंसर सही है। तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं या फिर कोई भी चीज जहां विकल्प वाला दिया रहता है, चार में से 2 तो गायब हो जाते हैं, लेकिन 2 में लगता है कि ये दोनों सही हो सकते हैं, मतलब वहां पे क्लियर करना, किस तरीके से क्लियर करना? बिल्कुल यही डाउट रहता है हमेशा। बेसिकली ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। जब हम पढ़ तो लेते हैं मटेरियल बहुत सारा, पर हम उसको दिमाग में बैठा नहीं पाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि लोग रटते हैं, रटना इज नॉट अ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिविल सर्विसेज में, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ तो रट ही नहीं सकते। पर आपको कुछ चीजें जो सेलेक्टिव चीजें जो आपको पता है कि ये एग्जाम में मुझे मिलेंगी। अब आपको पता है कि हमें जो क्रोनोलॉजी है मॉडर्न की क्रोनोलॉजी हमें हर बार पूछी जाएगी। 1931 का 5 मार्च का आपका इरविन पैक्ट है ना, 23 मार्च का आपका शहीद दिवस, फिर उसके बाद आपका कांग्रेस का अधिवेशन 27 से 31 वाला। आपको पता है कि ये 4 आने हैं, हमेशा आ रहे हैं, अल्टरनेट पे आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आपको ये आइडिया है कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पैटर्न है, तो हम उसको कैसे मिस कर सकते हैं? तो हमें वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि हाँ इरविन 5 मार्च को ही हुआ था इरविन पैक्ट। तो अगर आप इस तरह से अपनी चीजों को अच्छे से कंसोलिडेट करके तैयार कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो आई एम श्योर आप 100 क्वेश्चन के अबव आफ्टर नेगेटिव मार्किंग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंस का और रिवीजन का ही खेल है बस, और कुछ नहीं। सर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपके ऑप्शनल के साथ बड़ा लोचा हो रहा है, क्योंकि आपने पहले केमिस्ट्री लिया, बिल्कुल, उसके बाद आपने चेंज करके जियोग्राफी लिया, और इस बार क्या क्या आयोग ने पूरा का पूरा ऑप्शनल ही गायब कर दिया जी। तो आप ऑप्शनल मतलब हट चुका है, तो उसके विषय में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप केमिस्ट्री लिए नहीं अच्छा हो रहा था, जियोग्राफी लिए, अब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस कर रही है। मुझे पता है उसका परफॉर्मेंस जैसा 21 में था, मुझे 21 में 204 नंबर मिले थे 400 में। मुझे पता है वो वहीं कहीं होगा। जो भी मुझे जो सिलेक्शन मिलाया है, थोड़ी ठीक ठाक सी पोस्ट मिल गई है, वो मुझे जीएस की वजह से मिला है, मुझे आइडिया है इस चीज का। तो मैं इस टाइम पे तो बहुत खुश हूँ। ऑप्शनल हटने पे मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। अब मुझे लगता है कि चीजें अब ज्यादा आसान होंगी, अच्छी होंगी, क्योंकि अब ये है कि यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल हमने पहले भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में पढ़ा हुआ है, वो हमें हाँ डिटेल में भी पढ़ रखा है। तो वो थोड़ा सा अब हमें क्या करना होगा कि कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके टॉपिक वाइज सिलेबस है, उनके कुछ फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड कर लेंगे, उसका एक अच्छा सा इंट्रो, एक अच्छा सा कंक्लूजन बना के अपने पास रख लेंगे। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, मैं जानता हूं उनको, जो इस बार एसडीएम हुए हैं, उनमें और मुझ में जो फर्क मुझे दिखा वो केवल एक चीज का दिखा। उन्होंने रेडीमेड थोड़े से इंफॉर्मेशन, जो आप कहते हैं ना कि आप इंट्रो और कंक्लूजन, उन रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन बना के रट लिए थे एग्जैक्टली कि हाँ अगर पर्यटन पे सवाल आएगा तो हम यही इंट्रो रहेगा और यही कंक्लूजन रहेगा। मैं थोड़ा सा उस चीज में, मुझे लगता है कि अभी मैंने वो वाला काम नहीं किया है, या कम किया है। किया मैंने भी है, पर मुझे लगता है कि मैंने 4th पेपर में किया है और 2nd पेपर में किया है। मुझे 1st और 3rd पेपर में करना है अभी ये चीजें। ये चीजें आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगे किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस में जैसे 20 पॉइंट 17 पॉइंट ऐसे हर जीएस के पेपर के सिलेबस में लिखा हुआ है। आप हर टॉपिक के बारे में, हर टॉपिक को पिक करिए, वो आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको कम से कम उसके बारे में 2-3 फैक्ट जो अभी के करंट वाले फैक्ट होंगे। मान लीजिए आप खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के मिनिस्ट्रीज का डाटा कुछ ना कुछ हर बार आता रहता है कि हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं। या अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप बेस्ट है तरीका कि आप जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें 100% चीजें रहती हैं, तो आप वहां से डेटा फैक्ट निकाल के अपना एक अच्छा सा एक मतलब आधे पेज का हर टॉपिक के बारे में आप फैक्ट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और आप उसको एज इट इज आप आंसर में यूज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा आपको इंप्रेशन देता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। साधारण उत्तर लिखने पे वही होता है कि साधारण नंबर, और थोड़ा सा इसमें आप अगर इनरिच कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा सर? सर मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो मेरे बड़े भैया आशुतोष द्विवेदी हैं, वो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं बहुत बार मतलब मोटिवेशन डिमोटिवेशन आप जानते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं इस एग्जाम में। तो कई बार ऐसा होता था कि अब नहीं करना है, या मतलब चीजें इतने पास आकर के फिर दूर हो जाना, और फिर या प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या फिर मेंस हो रहा है तो मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं। तो सारी चीजें बहुत टॉपसी टर्वी चल रही थी, तो समझ नहीं आती है चीजें। तो वो कोई एक बड़ा होता है, कोई एक समझदार, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पढ़ाई मेरे भैया ने कर ली सिविल्स की।
करेक्ट, मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आपके चैनल के बारे में, आपके चैनल के बारे में, इवन आपके चैनल के बारे में सबने सब कुछ भैया ने सर्च करा है, आप लोगों को भैया ने बताया, मतलब भैया ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों से कि इनके चैनल्स देख लिया करो इन्फॉर्मेशन के लिए, या अभी इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं तो आप उस इंटरव्यू देने आपको भी जाना है, तो आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस बोर्ड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो मैंने आप लोगों के चैनल से देखा, सीखा, तो उन्होंने मुझसे ज्यादा स्टडी करी है इस बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में। बाकी मैंने पढ़ाई कर ली थोड़ी सी, उनकी मेहनत, उनकी गाइडेंस, और तो सबसे बड़ा श्रेय तो मैं उनको ही हमेशा दूंगा। दूसरा भाई उसके बाद सबका बहुत ज्यादा वो रहता है, माँ बाप हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पिताजी ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे परसेंटेज 10th क्लास में आपके 15, मेरे 59% थे, मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं था, तो कुछ भी कभी भी रहा, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था या जो भी चीजें जैसे भी ऊपर नीचे थी, मेरे पिताजी ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हुआ, कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा मुझसे। तो उनका साथ रहा, मम्मी का साथ हमेशा रहा। मैं मम्मी को छोड़ के जा ही नहीं पाया, मैं 4-6 महीने के लिए गया, मुझे डेंगू हो गया, मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ, वापस घर चलते हैं, घर में मजे से रहेंगे, मेरे पास आराम से अपना व्हीकल है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, वहां पे सारी चीजें आप मैनेज करिए। तो मुझे ये लगा कि नहीं, घर पे रहते हैं, आराम से बढ़िया से तैयारी करते हैं। अच्छा, तो फिर मैं 2-4 लोगों का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे सब बहुत अजीज हैं। मेरी बहन है, मेरे जीजा जी हैं, और मेरी फैमिली रिश्तेदार जो होते हैं सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स हैं, प्रतीक हैं, और अब यही होता है मैं फ्रेंड्स के नाम भूल जाता हूँ एट द टाइम। बिल्कुल याद कर लीजिए, नहीं तो लोग नाराज बहुत तेज हो जाते हैं। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जितने भी साथ करीबी फ्रेंड्स और सारे लोग हैं सब जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूँ। आप सब बहुत ही अहम रहे मेरी इस जर्नी में और आगे भी रहेंगे, मुझे पता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को श्रेय जाता है मेरी सफलता का। जी सर, इसी श्रेणी में जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग करी थी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए? जी, मैंने कोचिंग स्टार्टिंग में मैंने एक कोचिंग की थी, लेकिन हुआ ये था कि मैंने किस्तों पे करी थी। किस्तों मतलब जैसे मैंने उनसे बोला कि मैं 20,000 एक बार में आपको दूंगा, अगर मुझे 1-2 महीना समझ में आया तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उस टाइम तक मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन में जीएस अच्छे से थोड़ा कर लिया था, तो मुझे लगा कि पहले देख लेते हैं। वो ऐसी कोई प्रोमिनेंट कोचिंग नहीं थी, लखनऊ की कोचिंग है। तो मैंने गया, 2-1 महीने गया, फिर मुझे लगा कि वो वर्थ इट नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे बच्चों के लिए रही होगी फाउंडेशन के लिए, पर मैं थोड़ा फाउंडेशन से ज्यादा पढ़ चुका था, इसलिए मुझे लगा कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही फिर करा। और जो चीजें अपनी, जैसे यूट्यूब पे इतना सारा है मटेरियल है, और अपना इंटरनेट पे इतना मटेरियल है, पर वही है कि आपको फिर वही लोग कहते हैं ना कि मैंने यूट्यूब से करके तैयारी कर ली, पूरा मेरा प्रिपरेशन और वो हो गया। खैर वो तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कैसे चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बुक्स हैं, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी हैं, मैंने एनसीईआरटीज फॉलो करी हैं, और वो सब मैंने बेस बनाया है। उसके बाद जाके जो चेरी ऑन द केक होता है वो यूट्यूब से मिल जाता है, वो इंटरनेट से मिल जाता है। वो हम कह सकते हैं कि अगर आप इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह कहीं नहीं मिल रही है, आप बस सर्च करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी चीज के बारे में, फैक्ट्स मिल जाएंगे, डेटाज मिल जाएंगे, आप उसको सीधे मेंस के आंसर राइटिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा लगने के लिए जैसे केक के ऊपर चेरी डाल देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चेरी ऑन द केक है। अगर आप ये मान के चले कि आप केवल यूट्यूब से या केवल किसी ऑनलाइन कोर्स से प्रिपरेशन करके आईएएस और पीसीएस क्लियर कर लेंगे, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग होगा। ये मुझे लगता है कि मैं किसी को भी, जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स भी हैं, जो अभी मेरे बाद प्रिपरेशन भी करें, खैर अभी मैं भी प्रिपरेशन में हूँ, मैं भी किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप केवल और केवल किसी कोर्स के भरोसे या किसी ऑनलाइन यूट्यूब और इन सब चीजों के भरोसे बैठे रहो, या आप रील स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो कि मोटिवेशन क्या है, कैसे है। मोटिवेशन आपके अंदर ही है, आप ढूंढ लीजिए, आप अपने माँ बाप की स्थिति देख लीजिए, है ना, आप अपनी स्थिति देख लीजिए कि आप अभी किस स्थिति में है, आपको कौन पूछ रहा है, कौन जानता है क्या है, आप वो पूछ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। और बेस अपना हमेशा बना के रखिए, बुक्स को, अपने नोट्स को, आप बुक्स 2-3 बार पढ़ने के बाद एक नोट्स बना लीजिए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, ये इंटरनेट, यूट्यूब आप चेरी ऑन द केक की तरह काम कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि हम इसमें एनसीईआरटी भी पढ़े थे और यूट्यूब से भी सहारा लिए थे। एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी किस क्लास की पढ़ी थी? क्या 11 से 12 या 6 to 12? इसका नोट्स भी बनाए थे? मैंने बेसिकली ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था और मुझे बहुत लगाव है ज्योग्राफी से, तो मैंने 6 to 12 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी केवल पढ़ी थी। बाकी 11th और 12th की मैंने पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है मिडिवल और एंशिएंट की, वो मैंने पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए। बाकी स्पेक्ट्रम मैंने यूज की थी मॉडर्न के लिए। और फिर वही एनसीईआरटी से मुझे लगता है कि हाँ, उसके लिए इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी 11th की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स अगर आप वहां से देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने मृणाल सर की जो वीडियोस थी
वो मैंने पूरी 82 या 83 वीडियोस थी काफी पहले वाली, तो मैंने उनकी पूरी 2 शीट्स आती थी मोटी मोटी, 400 रुपए की मैंने खरीदी थी, वो उनका वीडियो चला के फिर मैं उन्हीं शीट्स में ही वो अपना समझाते रहते थे, मैं उनकी जो बातें होती थी वो मैं नोट कर लेता था, वो मेरे पास रखी हुई, वही नोट्स है मेरे बेसिकली। तो इकोनॉमी मैंने वहां से प्रिपेयर की है। सर जब आपका रिजल्ट आया तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के पहले और रिजल्ट आने के बाद माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, नजरिए चेंज हो जाते हैं, माहौल चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। तो ये वही वाला खैर कह सकते हैं, ऐसा ही था। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों के लिए भाई शॉकिंग था कि हाँ अच्छा ये आप ये कर रहे थे और आप यहाँ तक पहुंच गए थे, आज तक किसी को पता ही नहीं था। मेरे कई रिश्तेदार हैं ऐसे जिन्होंने मतलब बहुत पहले वो 2-3 मिनट के लिए शॉक में थे कि अच्छा ये कर भी रहा था ये सब चीजें, ये प्रीलिम्स कब हुआ, मेंस कब हुआ, इंटरव्यू कब हुआ, कोई इतनी सारी चीजें, वो तो चलिए ठीक है, खैर वो सब बहुत खुश है, मुझे पता है सब बहुत खुश है। मैं ये प्रोसेस, हाँ बिल्कुल, इतना लंबा प्रोसेस है। आप मतलब कैसे किसी को नहीं बता रहे हो कि आप प्रीलिम्स कर रहे हो, मेंस कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो। ये भी मेरा दूसरा मेंस इंटरव्यू था, तो अभी तक किसी को भी कोई ज्यादा खास हमने किसी को कभी बताया नहीं। और मेरे परिवार का यही मानना है कि जब तक आप फाइनली आपका लिस्ट में नाम ना हो तब तक आप कुछ भी, इवन सबका यही होता है कि तब तक आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल आप प्रिपरेशन, हर दूसरा बंदा आज प्रिपरेशन कर रहा है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब यूपी पीसीएस और यूपीएससी, इन्हीं की प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है। तो इसलिए ये बताना समझ नहीं आता कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन तो हर कोई कर रहा है। तो फिर ये है कि रिजल्ट आ जाए तो आप बताइए कि हाँ हो गया, लिस्ट में नाम है तो ठीक है, वरना फिर आप वही थे जो थे। और आज रिजल्ट आने के बाद चेंजेस ऑब्वियस सी बातें आते हैं, लोगों के अच्छे रिएक्शन भी थे और अच्छे ही रिएक्शन थे। जी सर, चाहे प्री आपका निकल जाए चाहे मेन निकल जाए, जब तक फाइनल ना आप किसी से शेयर ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, ये फालतू का प्रेशर लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करिए, और प्री निकलता है चुपचाप घोट जाइए अंदर, मेंस निकलता है उसको भी रख लीजिए अपने पास। इंटरव्यू देने जाते हैं, हाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं, मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया ये सब चीजें कि लोग फोटोज अपनी तुरंत इंटरव्यू वाली वही बाहर जो हम लोग खिंचवाते हैं अपलोड हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ये होता है ना कि फिर आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा, आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, अच्छा इंटरव्यू देके आए हो, फिर वो सबके सब आपको रिजल्ट के दिन फोन करेंगे। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आप रिजल्ट में नहीं हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा। ऐसे ये होता है कि आप लिस्ट में नहीं हो तो केवल दुख आपके 4-5 लोगों में है, और ठीक है वो आप समझ जाओगे। सर इसी श्रेणी में जानना चाहेंगे हम कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति रहती थी हर बार, आपके नोट से लेकर के सारी चीजें आप कैसे करते थे? जैसे मैंने बताया अभी पहले भी कि प्रीलिम्स के लिए जो वही मैंने कहा कि जो डाउट्स रह जाते हैं ना कि आप इस 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए। जैसे मैंने ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज ली, उनकी टेस्ट सीरीज मुझे अभी बहुत रेलेवेंट लगती है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो उनकी मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली। मैंने उनकी टेस्ट सीरीज कम से कम जो 15-21 में, फिर इधर 22 में मैंने सारी सॉल्व की, और मैंने उनसे एक लाइन के 1 लाइनर नोट्स बना लिए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मैंने 5 पेज का एक पंच लिया, और मैंने उसी 5 पेज में कम से कम 20, 25, 30 पेज के पेपर के मैंने एक लाइन के छोटे छोटे बिल्कुल नोट्स बना लिए, ताकि बस वो मुझे समझ में आए और मैं एकदम लास्ट में उसको पढ़ के चला जाऊं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 2 क्वेश्चन थे कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल है वो किन किन प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। तो अब वो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने बहुत ही कहीं डेडिकेटेडली पढ़ा हो तो आप कर सकते हो सही। इनकी टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन थे, इस तरह का एक क्वेश्चन था कि ट्रांस साइबेरियन रेल क्या है। तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर लिया होता, आप देख लेते कि कौन से मेजर स्टेशन है, आपका वो क्वेश्चन सही हो सकता था। तो मैं थोड़ा यही करता था कि जो वो क्वेश्चन पूछते थे, जो वो नए क्वेश्चन बनाते हैं, दे टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर कर लेता था, ताकि अगर उनसे जुड़े हुए कोई सवाल है तो वो मुझसे सॉल्व हो जाए। बाकी प्रीलिम्स के लिए वही मैंने बताया कि ज्ञान सर का वो जो कंपाइलेशन और लिस्टिंग होता है वो लास्ट में बहुत फायदा करता है। आप मतलब एकदम शॉर्ट बूस्टेड मोड में जाओगे कि मुझे सब सारे फैक्ट्स क्लियर है, तो एटलीस्ट आप जो 100 भी नहीं, अगर 90-100 के आसपास अगर फैक्ट्स में क्वेश्चन आते हैं कि भाई 1 लाइन और 4 ऑप्शन, आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप मिस कर दोगे। तो वो अगर एग्जैक्टली आपको पता है तो फिर आपके 100 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सर, ये आपकी जीएस की पूरी रणनीति रही थी ऐसे। सर आपने सीसैट को लेकर के कैसे तैयारी करी थी? सीसैट को लेकर के बेसिकली मैंने कोई तैयारी नहीं करी। क्योंकि मैंने लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है 2016 का, और 2019 का मैंने मेंस दिया था। तो उसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और ये सब चीजें मैंने पढ़ ली थी। तो सीसैट के लिए मुझे कभी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वही जो चीजें थी उन्होंने ही काफी अच्छा काम कर दिया। जैसे कि हिंदी के लिए जो वही अपना आदित्य की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट कलर वाली,
उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं अगर आप वो सॉल्व कर लीजिए, वो रट लीजिए बेसिकली, अगर आप वो कर लेते हैं तो उससे आपके सारे हिंदी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अपना अपना थोड़ा थोड़ा कर लें तो काम हो जाएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जनरली सर आपसे अभी आपने बताया कि 2016 से लोअर पीसीएस लिख रहे हैं, आपकी जर्नी काफी संघर्षमय रही। तो एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए, ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे लोगों से अलग हो और ज्यादा मार्क्स मिले, नंबर इंक्रीजिंग हो? सर लिखने का ही सारा खेल है, इस पर ही सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेंस जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1400 नंबर 1500 नंबर वहीं पे मिल रहे हैं, 1500, तो मेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1500 नंबर है तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। इंटरव्यू 100 नंबर का है और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे आंसर्स लिखिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ने से ज्यादा लिखिए, एक बेस प्रिपेयर कर लीजिए अपना स्टैंडर्ड बुक से और सब चीजों से, कि आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहे, क्रिस्प इंफॉर्मेशन रहे, और आप फिर उसके बाद आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस करिए। जैसे मैंने दृष्टि का टेस्ट सीरीज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं दृष्टि वाले, तो वो फ्रीली ऐड कर लेते हैं और वो 10 टेस्ट या 15 टेस्ट देते हैं हमको, हम लिख के सबमिट करते हैं, वो हमें इवैल्यूएट करके भी देते हैं। सर जिस आंसर को बीच में कैसे डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, इससे क्या और एक्स्ट्रा चीजें जो इनडायरेक्टली बता सकते हैं जो आप करते थे? बिल्कुल, तो बेसिकली है ये कि जैसा आपने कहा कि फ्लो चार्ट और डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत अच्छा। मेंस की बात चल रही है ना, मेंस का थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट। तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। हमें आंसर राइटिंग बहुत करनी चाहिए, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने हमें बहुत हेल्प की है। यूपीएससी हिंदी ने भी हमारे आंसर चेक किए हैं। बेसिकली हमें करना ये होता है कि एक परफेक्ट आंसर कुछ भी नहीं होता है। आप परफेक्ट आंसर, क्योंकि 7 मिनट और 10 मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए, तो आप परफेक्ट आंसर वहां पे बना नहीं सकते। आपकी पेन अगर थोड़ी सी उठ गई थोड़ी देर के लिए, तो आप समझिए कि आपके पीछे के क्वेश्चन छूटना शुरू हो गए। तो इसीलिए कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपके दिमाग में रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन है कुछ चीजों के, तो आप फटाफट उसको वहां पुट करिए, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको डालिए और आगे बढ़िए। इस सीरीज में आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप चार्ट है ना और डायग्राम्स, इनका यूज करके एक अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेंस को प्रिपेयर किया जा सकता है। सर जानना चाहेंगे कि मेंस का तो पूरा हो गया सर, जी। कि आपने कितनी टेस्ट सीरीज के लिए लगाई थी और कहां से लगाई थी? मैंने मेंस के लिए ध्येय की टेस्ट सीरीज लिखी है और फ्री जो मार्केट में मिल जाती है, मैंने ध्येय लिखा है। मैंने दृष्टि के जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वो फ्री में वो ऐड कर देते हैं, 21 में भी 22 में भी उन्होंने किया। मैंने उनके सारे टेस्ट लिखे हैं। मेक आईएएस के मैंने टेस्ट लिखे हैं और यूपीएससी हिंदी जो चैनल है वो काफी अच्छा गाइडेंस दे देते हैं। वो फ्री में हम लोगों को मॉक्स उन्होंने उपलब्ध करा दिए थे, तो हमने उनके भी मॉक्स लिखे थे और एक अच्छा इवैल्यूएट करके उन्होंने हमें आंसर्स दे दिए थे। अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं कुछ अपने जो बुक कॉपीज है वो शेयर कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। सर एक्चुअली आपसे मुलाकात करके हम लोगों को आपने इतना कीमती समय दिया, हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा खुशी फील हो रही है हम लोगों को। सर हम लोग के चैनल को अभी तक आप एज ए छात्र के रूप में देखते थे हमेशा टीवी में, मोबाइल में, ऐसे करके। अभी आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सर कैसा लग रहा है इस समय? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। सर हम लोग के चैनल को अभी तक आप एज ए छात्र के रूप में देखते थे हमेशा टीवी में, मोबाइल में, ऐसे करके। अभी आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सर कैसा लग रहा है इस समय? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मैं और आप टीम के तीनों लोग साथ में आ गए, ये तो समझ लीजिए कि मैंने आप तीन लोगों को कभी एक फ्रेम में नहीं देखा था। तो ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम लोग के लिए भी पहली। बिल्कुल, ये ऐसी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं भी हूँ और सौभाग्य से मैं हूँ और हम तीनों लोग एक साथ में एक फ्रेम में आ रहे हैं जी। तो आप सबके लिए भी ये रहेगा कि आप पहली बार ये कोलैबोरेशन काइंड ऑफ कोलैबोरेशन देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इससे मोटिवेटेड, हमेशा आप मोटिवेटेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को धार देते रहे हमेशा, क्योंकि समय थोड़ा सा लग सकता है पर आप हमेशा मान के चलिए कि आपका ही होना है बस। और काफी लोगों के मन में शंकाएं भी पैदा हो सकती हैं इस समय ऐसी वीडियोस देख करके कि चल क्या रहा है, मतलब है शंका ये बिल्कुल है, जायज है। जब आप एक साथ सब 3 लोग हैं, काफी ज्यादा इंप्रेशन भी रहेगा इस वीडियो पर। जी बिल्कुल। सर आपने हम सभी लोग को इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम तीनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सभी लोग एक साथ आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा
कि आप सभी के साथ मैंने एक इंटरव्यू शेयर किया है अपना, जी। तो मेरे लिए भी एक बहुत सर सौभाग्य आई की बात होप है। कि अगले 2023 में एसटीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हो बिल्कुल और सर, एक बार फिर से हम तीनों के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही कोलैबोरेट करके करेंगे। जी। बोलिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज हमने कुछ नए तरीके से, अब तक आपको पुराने तरीके से वीडियोज मिलते थे, सिंगल सिंगल हम लोग वीडियोज करते थे, लेकिन अभी हम लोग को साथ में मिलना हो गया, तो अभी हम लोग साथ में ही आए हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इनसे भी नाम जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? प्रणय द्विवेदी। प्रणय द्विवेदी। अच्छा, आपकी ये कौन है? आपकी ये कौन है? बैठो। ये जो ये बड़े वाले बैठे हैं ये क्या ये है? कौन है आपके? मेरा ब्रदर, ये नहीं, मैं कौन हूँ? मेरे चाचू अच्छा, क्या हुए चाचू हैं? क्या हुए हैं? अफसर। अफसर हुए हैं अफसर चाचू। हुए हैं। बहुत से। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनय द्विवेदी है। अच्छा, किस क्लास में आप? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में है। Yes. तो अभी आपके ये चाचा जी क्या चीज बन गए हैं? अधिकारी ऑफिसर। मेरे चलो। मेरे भतीजे तो आपने अपने दोस्तों को बताया कि नहीं? आप लोगों ने अपने दोस्तों को बताया कि चाचा हमारे अधिकारी बन गए हैं? ट्यूशन में तो बताया था लेकिन स्कूल में नहीं बताया। बता दो स्कूल में बता जो है दो। तो टीचर लोग सब सही हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब जाओ, बता दो, इंटरव्यू खत्म थैंक यू करते हैं। आप लोगों का। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चाहे आप इनके चैनल पर देख रहे हो, चाहे आशीष भैया के चैनल पर या फिर हमारे चैनल पर, किसी के भी चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अलग तरीके से वीडियो था और काफी सारे क्वेश्चंस, जैसे कि अभी अगर सिंगल वीडियो करते तो हमारे मन में हो सकता है जो इनके मन में क्वेश्चन रहा हो वो हमारे मन में ना आता, तो हम ना कवर कर पाते। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग के क्वेश्चन इंक्लूड हो गए और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।